सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम अपना हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, एक बार हम टॉपिक की हेडिंग देख लेते हैं। सो देखिए, इट स्टेट्स न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। ठीक है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि व्हाट इज नोशंस, है ना। नोशंस क्या होता है? बेसिकली नोशन मीन्स आइडियाज। ठीक है, नया तरीका, नया वे या नया आइडिया, दैट इज कॉल्ड अ नोशन। ठीक है, ऑफ किंगशिप। किंगशिप मतलब यू कैन से एक राज करने का नया तरीका, है ना। अब यहाँ पे नया तरीका तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि इट इज लाइक कि हर राजा का अपना वे ऑफ रूलिंग था या हर एम्पायर की अपनी वे ऑफ रूलिंग थी, तो उन सबके नोशंस को हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा था एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो अब जो ये नया टॉपिक है, इसमें हम एक तो अपने कुछ चीफडम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा हम कुशाना रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो कहता है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। अब देखिए, चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ। चीफ से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? व्हाट इज चीफ? चीफ का भी मतलब हेड ही होता है आई थिंक, एंड किंग्स का मतलब भी एक हिसाब से हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग क्यों लिखा गया है अगर इन दोनों का मीनिंग सेम है? तो एक्चुअली बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि ये देखिए, राजा के केस में क्या है, राजा की जो चीजें हैं वो तो हम सब जानते हैं कि राजा के केस में पहले टाइम में क्या होता था कि सपोज एक फैमिली एम्पायर है। ठीक है, सपोज कोई भी राजा है, कोई भी नेम ले लीजिए स्टेट की, कोई एक सपोज चंद्रगुप्त मौर्य थे 1। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद, ठीक है, उनका जो सन है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा सच में नहीं है, इट इज जस्ट एक समझने के लिए कि आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य वंस डेथ, जो थ्रोन है वो किसके पास चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य 1 के बेटे के पास, है ना। उसके बाद सपोज जब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे की भी डेथ होगी तो वो थ्रोन किसके पास चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन के पास। तो वो हो गया एक हेरिडिटी रूल फॉलो करने वाला, है ना। ठीक है, दैट मीन्स एक हेरिडिटरी रूल फॉलो हो रहा है अंडर किंग्स। ठीक है, लेकिन चीफ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। चीफ के केस में ये जो हेरिडिटी सिस्टम है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट इज हेरिडिटी सिस्टम? तो हेरिडिटी सिस्टम वही होता है ना जहाँ पे एक आपकी लेगेसी बनी हुई है कि एक के बाद एक आपका ही फैमिली मेंबर रूल कर रहा है। लेकिन जो चीफ का केस है उसमें क्या है कि इट इज लाइक कि सपोज आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड तब आप एक जगह के हेड बने हो, जैसे कि आज के टाइम में होता है। ठीक है, कोई अब जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह इलेक्ट होते हैं तो इट इज लाइक कि उनको लोगों का सपोर्ट है, दैट इज व्हाई ही इज इलेक्टेड। तो उस टाइम में भी क्या था, चीफ्स भी हुआ करते थे जिनको सपोर्ट किसका मिलता था? उनके किन फोक का मिलता था। किसका मिलता था? किन फोक। वैसे तो किन फोक का लिटरल मीनिंग होता है रिलेटिव्स, बट यहाँ पर आप इसको एक प्रजा के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और इसके अंदर यही है कि जो ये चीफ्स होते हैं इनको भी जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स से मिलते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स इन द सेंस जो उनके साथ में एक पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, या यू कैन से जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके थ्रू उन्हें काफी सारे गिफ्ट्स एंड ऑनर्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो इट वाज जस्ट अबाउट द केस ऑफ चीफ्स एंड किंग्स की किंग्स और चीफ्स में फर्क है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा गया है। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज्ड इन द डेक्कन and further south, including the chiefdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilakam, proved to be stable and prosperous. देखिए, अब ये बात करें न्यू किंगडम्स की, तो ओल्ड किंगडम कौन सा था? इट वॉज मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर हमने पढ़ा था ना कि वो 150 ईयर्स तक उसने रूल किया। तो आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर कुछ और नए नए किंगडम्स आने लगे इन द साउथ। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, उसके अलावा वो कलिंगा साइड था। ठीक है, कलिंगा कहाँ पे था? ओडिशा में था, तो वो कहीं ना कहीं साउथ में पड़ता है, डेक्कन रीजन में। सो जो नए नए किंगडम्स हैं वो डेक्कन में इमर्ज होने लगे। तो जिसको डेक्कन का मीनिंग नहीं पता, तो सपोजिटली ये गुजरात है हमारा, मतलब ये पूरा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। तो जो ये सारा एरिया है ये, ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारा डेक्कन रीजन है, ठीक है। जो सेंट्रल एरिया है जो थोड़ा फर्दर साउथ तक एक्सटेंड होता है, दैट इज डेक्कन, ठीक है। सो नए नए किंगडम्स आने लगे डेक्कन में भी और फर्दर साउथ में भी आने लगे, इंक्लूडिंग चीफडम्स। तो चीफडम्स किसके होंगे? चीफ के होंगे, जहाँ पे चीफ रूल में है, ठीक है। किंगडम किसका है? जहाँ किंग्स रूल कर रहे हैं, एंड चीफडम किसका है? जहाँ पे चीफ्स रूल कर रहे हैं, जो कि हेरिडिटी सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनको लोगों के सपोर्ट के थ्रू वो पावर में आए हैं, ठीक है। दोज आर चीफ्स। सो और चीफ्स का भी आप आगे एग्जाम्पल पढ़ोगे भी, वैसे तो ये भी एग्जाम्पल ही है आपके चेरास, पांड्यास, चोलास, बट उसके अलावा भी आप पढ़ोगे। सो हाँ, तो ये कहाँ आए थे? तमिलक्कम में आए थे। और तमिलक्कम देखो नाम से ही पता चल रहा है कुछ तमिलनाडु के आसपास का रीजन है। तो यस, इसमें उस टाइम का आंध्र प्रदेश आया करता था, ठीक है। उसके अलावा केरला आता था एंड तमिलनाडु आता था। तो यस, आप ये सारा रीजन कह सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये वाला सारा रीजन आप कह सकते हैं वो किसके अंडर आता था? चेरा, चोला और पांड्यास की तरफ आता था। ओके, सो आगे बढ़े। सो इट इज वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, आपने हमें बता दिया कि हाँ चेरा, चोला, पांड्या या और भी बहुत सारे चीफडम्स तमिलक्कम रीजन में थे, लेकिन हमें कैसे पता? हम कैसे मान ले आप लेजिटिमेट कह रहे हैं कि नहीं? तो यस, ये इसलिए पता चला है क्योंकि इनका भी जो यू कैन से इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में मेंशन किया गया है इन तमिल संगम टेक्स्ट, ठीक है। तमिल संगम टेक्स्ट जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, जिसको धर्म सूत्रा कहते हैं। तो वैसा ही जो ये चेरा, चोला, पांड्या वगैरह है या और भी कई सारे चीफडम्स हैं, उसका मेंशन कहाँ पे किया गया? तमिल संगम टेक्स्ट में किया गया, कि तमिल टेक्स्ट में भी इनका नाम है। इसके थ्रू हमें पता लगा कि यस, ये भी कुछ चीफडम्स उस टाइम पर हुआ करते थे। एंड मेनली ये जो तमिल संगम टेक्स्ट हैं ये पोएम्स हैं, ठीक है। ये पोएम्स की फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसमें लाइक कविताओं के थ्रू बताया गया है कि क्या क्या हिस्ट्री रही है, डिस्क्राइबिंग द चीफ्स एंड द वेज इन विच दे अक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। की चीफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो कैसे रहा करते थे, क्या क्या उनके पास था, मतलब आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, उनके लैंड एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, एंड उसके अलावा कि जो रिसोर्सेज थे उनके टाइम में वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यस, मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनास, ठीक है। अब ये एक नया नेम आप पढ़ रहे हो, तो ऊपर हमने पढ़ लिया अबाउट द 3 चीफडम्स, अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट सातवाहनास हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in northwestern and western parts of the subcontinent, derived revenue from long distance trade. अच्छा, अब देखिए जो ये सातवाहना रूलर्स के बारे में बात की गई है, तो सातवाहना रूलर्स का रूल कहाँ पे था? तो ये एक तो हमारा इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, तो मतलब यू कैन से जो राजस्थान वाला एरिया है या थोड़ा जो स्लाइटली पाकिस्तान का एरिया है वो सारा। उसके साथ साथ जो हमारे शाकास थे, अच्छा शाकास आप याद रखना, ये आपको और चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो शाकास जो थे दे वर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया के नहीं थे, ठीक है। ये लोग बाहर से आए थे एंड स्टिल दे वर सो लकी दैट दे वर एबल टू बिकम किंग्स आफ्टर कमिंग टू इंडिया एज वेल, ठीक है। बट एक्चुअल में दे वर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। और हमारा इंडिया साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। सो इनका रूल कहाँ था? तो इनका रूल था अगेन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जहाँ पे वही राजस्थान और हमारा जम्मू साइड आ जाती है, एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैंने बताया है कि वेस्टर्न में आपका गुजरात भी आ जाता है, ठीक है। सो अब इनको रेवेन्यू कहाँ से मिलती थी? अब क्योंकि हम यहाँ पे मेनली रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं ना, कि इनको रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे थे या इनके पास क्या क्या चीजें थी। तो अब हमने देख लिया कि कौन सा लैंड एरिया इनके कंट्रोल में था, ठीक है। तो जैसे हमने सातवाहना का देख लिया कि उसका नॉर्थ वेस्टर्न में था, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया था, और जो हमारा ये शाकास थे इनका भी नॉर्थ वेस्टर्न में था, उसके साथ साथ वेस्टर्न पार्ट्स में था। तो हमने लैंड तो देख लिया जो उन्होंने एक्वायर किया। अब सेकंड पार्ट है कि उनको रेवेन्यू कहाँ से आती थी, तो रेवेन्यू केम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस लैंड रूट्स, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो हमारे शाकास हैं वो क्योंकि इंडियन ओरिजिन के नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर एबल टू कंडक्ट ट्रेड विद देयर सेंट्रल एशियन प्लेसेस जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो उनको एक ट्रेड करने का नेटवर्क मिलेगा वो काफ़ी प्रॉस्पेरस होगा, है ना, काफ़ी उनको फायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा।
तो डेफिनेटली वहाँ ट्रेड करना आसान था, उसके थ्रू इनको काफी रिसोर्सेस अर्न होता था। जैसे हमने ऊपर भी तो पढ़ा था ना कि जितने ये थे चोला चेरा और पांड्या थे, चोला चेरा और पांड्या थे, ये कितने स्टेबल और प्रॉस्परस थे। क्यों स्टेबल और प्रॉस्परस थे? क्योंकि इनका एक लंबा टेन्योर था। एंड ऑब्वियसली अगर कोई चीफडम प्रॉस्परस है, ठीक है, क्योंकि उसको लोगों का सपोर्ट है, तो वो प्रॉस्परस रहेगा। एंड अगर वो प्रॉस्परस है तो उसकी डेफिनेटली स्टेबल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। ये मुझसे कीवर्ड मिस हो गए थे, स्टेबल एंड प्रॉस्परस के। तो यस, वो जो आपके चोला चेरा और पांड्याज हैं, उनके रूल भी काफी स्टेबल और प्रॉस्परस थे, क्योंकि उनको एक तो लोगों का सपोर्ट था, एंड लोगों के सपोर्ट के चलते उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, क्योंकि उनको रेवेन्यू भी अच्छी खासी आ रही थी। उसके अलावा जब जैसे जैसे वो प्रॉस्परस रहेंगे तो लंबे समय तक वो रूल कर पाएंगे बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हम सातवाहना पे ही वापस आ जाते हैं, शाकाज और सातवाहना, कि इनके जो सोशल ओरिजिन्स हैं दे आर ऑफन ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, मतलब जिसकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ऑब्सक्योर, ठीक है, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कहना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली जो इनके सोशल ओरिजिन है, इनके जो सोसाइटल डायमेंशंस हैं, उसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं है, किसी तमिल संगम टेक्स्ट में नहीं है, बट वी विल सी इट। बट हम सातवाहना के केस में देखेंगे, बट इन सम अदर चैप्टर। ओके, सो वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वे, कि जब उनको पावर मिल गई थी ना, तो उन्होंने काफी हद तक अपना जो सोसाइटल स्टेटस है वो बढ़ाने की कोशिश की थी, बट फिलहाल वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आपका फर्स्ट सब टॉपिक खत्म हो गया, अब हम सेकंड सब टॉपिक पे आ गए। सो देखिए सेकंड सब टॉपिक क्या कहता है। तो दैट इज डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स क्या होते हैं? मतलब एक बहुत ही प्रॉस्पेरस किंग्स, या यू कैन से डिवाइन किसको बोलते हैं? बहुत ही वास्ट, या जिनका आप वर्शिप करते हैं, ठीक है, दोज आर डिवाइन किंग्स। सो वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस was to identify with a variety of deities। अब देखिए पीछे का सारा सिस्टम खत्म हो गया, बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी किंग को जब सोशल स्टेटस या सोसाइटल स्टेटस चाहिए होता था तो वो क्या करता था। तो राजा मेनली क्या करते थे, एक हाई स्टेटस पाने के लिए वो अपने आप को एक डीटी से एसोसिएट कर दिया करते थे। अब देखिए डीटी वर्ड हमने बहुत सुना है, बचपन से सुना है, एंड जब भी सुना है हम हमेशा सोचते हैं ना कि ये कुछ भगवान के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो एक्चुअली डीटी इज रिलेटेड टू सम गॉड और गॉडेस, ठीक है, कुछ देवी देवता से अपने आप को जोड़ लेना, ठीक है। ऐसा ही उस टाइम के किंग्स किया करते थे ताकि वो एक हाई स्टेटस को ले पाए विद इन देयर किंगडम और सोसाइटी। ओके, सो जैसे वो मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ लेना, ये ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसके थ्रू मतलब उनको एक अच्छा स्टेटस अचीव होता था, और इसका एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। तो इट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द कुशानास, ठीक है। जो कुशाना रूलर्स थे हमारे, वो अपने आप को काफी डीटी से जोड़ते थे, ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे भी। सो हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, कि लाइक सेंट्रल एशिया से लेके वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उनका रूल था। तो आप देख सकते हैं कितना एक वाइड स्ट्रेच था, एक वास्ट स्ट्रेच था, लॉन्ग स्ट्रेच था उनके रूलिंग का। So their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions। तो ठीक है, देखो पीछे हम चोला चेरा पांड्यास के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि चीफडम्स थे। उसके अलावा हमने सातवाहना और शाकास वाले चीफडम्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट कुशानास, ठीक है। अभी जो कुशानास है हमने देख लिया कि जो इनका रूलिंग का स्टेज है या इनका जो एक रूलिंग एरिया है वो बहुत ही एक वास्ट स्ट्रेच पे है, रेंजिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ओके, सो अब इनकी हिस्ट्री भी हमें कहाँ से पता लगी है? तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको बताया है कि जो पत्थरों में कुछ राइटिंग्स है, या कोई पिलर में राइटिंग है, या कुछ भी लगा लीजिए, कुछ सिक्के में कुछ इंस्क्राइब किया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी गई है अबाउट द पास्ट। तो टेक्सुअल ट्रेडिशंस जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे टेक्स्ट होते हैं ना, कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, तमिल टेक्स्ट हैं, तो वैसे ही इनके भी कुछ टेक्स्ट में मेंशंस हैं जिसके थ्रू हमें कुशाना रूलर्स के बारे में पता चला है। सो द नोशंस ऑफ किंगशिप they wish to project are perhaps the best evidence in their coins and sculptures। So और जो इनकी जो इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में जो जानकारी है, वो मेनली हमें कहाँ से पता लगी है, या इनके जो आइडियाज रहे हैं किंगशिप के, वो हमें मेनली कहाँ से पता लगे हैं? तो इट वाज ओनली थ्रू द कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। स्कल्पचर्स क्या होता है? स्कल्पचर्स होती हैं मूर्तियाँ, और देखिए जैसे कॉइन्स में इंस्क्रिप्शंस बनी हुई है ना,
इसमें इंफॉर्मेशन है कि उनकी जो रूलिंग थी वो कैसी थी, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। यस, colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Mat near Mathura। ठीक है, अब देखिए जो इनकी हम स्टेटस की ही बात कर रहे थे ना, सोसाइटल स्टेटस को अर्न करने के लिए अपने आप को डीटी से जोड़ लेते थे, मतलब भगवान से जोड़ लेते थे। तो वैसा ही कुछ जिसका एविडेंस मिला है वो क्या है कि कुशाना रूलर्स के कुछ स्टैचूज मिले हैं, मतलब कुछ मूर्तियां मिली हैं कुशाना रूलर्स की। और कहाँ मिली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक श्राइन में मिली है। श्राइन क्या होता है? एक होली प्लेस होता है ना, जैसे अब हमारे जैसे रिलीजन्स होते हैं, जैसे सिख का एक होली श्राइन क्या है? सिख का होली श्राइन है गोल्डन टेम्पल। तो वैसे ही कुशाना रूलर्स की एक होली श्राइन है मठ में नियर मथुरा, वहां पर रूलर्स के ही स्टैचूज मिले हैं, मतलब कि वो रूलर्स को ही वर्शिप किया करते थे लोग वहां पे। तो दैट शोज कि यस, जो वहां के किंग्स थे दे यूज्ड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद डीटीज, ठीक है। सो और उसके अलावा सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड इवन इन श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। क्योंकि हमने इनका पढ़ा ना, इनका रूल कहाँ से कहाँ तक था? सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था। अब सेंट्रल एशिया में ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान को भी कवर करता हुआ ही आएगा, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहा है और उस टाइम पे तो पाकिस्तान एंड इंडिया वर टुगेदर ना। सो ऑब्वियसली एक स्टैचू कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान की श्राइन में भी मिले हैं। तो दैट शोज समहाउ कि यस, जो रूलर्स थे वो एक भगवान का ही स्टेटस उस टाइम पर रखते थे, एक भगवान जितनी वैल्यू रखते थे उस टाइम पे, है ना, राजा भी। सो some historians feel this indicates that the Kushanas considered themselves as godlike, कि जो कुशानास थे वो अपने आप को भगवान ही मानते थे, भगवान की तरह ही मानते थे। And many Kushana rulers also adopted the title देवपुत्रा, ठीक है। और बहुत सारे कुशाना रूलर्स जो थे उन्होंने तो अपना एक टाइटल भी लिया था, दैट वाज देवपुत्रा, मतलब भगवान का पुत्र, ठीक है, द सन ऑफ गॉड, ठीक है। Possibly inspired by Chinese rulers who called themselves as sons of heaven। और ये जो एक देवपुत्रा उनका नाम था वो कहाँ से इंस्पायर हुआ था? तो yes, it was inspired from Chinese rulers, क्योंकि वो भी अपने आप को क्या बोलते थे? son of heaven। heaven होता है वैसे स्वर्ग, ठीक है, लेकिन heaven का एक और मीनिंग देखा जाए तो आता है कि भगवान का घर, तो कि हम भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। चाइनीज रूलर्स अपने आप को ऐसे सन ऑफ हेवन बोलते थे। तो उनको देख के ही जो कुशाना रूलर्स थे उन्होंने भी अपने आप को देवपुत्रा मानना शुरू किया। सो बाय द 4th century there was an evidence of larger states including the Gupta empire। अब देखिए यहाँ तक आपका कुशाना रूलर्स का सब खत्म हो गया, जहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि वो अपने आप को गॉड लाइक फिगर समझते थे, अपने आप को देवपुत्रा कहते थे, अपने आप को डीटी से एसोसिएटेड रखते थे इन ऑर्डर टू क्लेम हाई स्टेटस इन देयर सोसाइटी। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिली है? तो इट इज थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट्स। सो अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, कि बाय द 4th century देयर वाज एन एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स। अब इससे भी बड़ी बड़ी स्टेट्स आने लगी, जिसमें से एक एग्जांपल है गुप्ता एम्पायर। सो मैनी ऑफ दीज डिपेंडेड ऑन समंतास। अच्छा, और जो गुप्ता एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे मोस्ट ऑफ देम डिपेंडेड ऑन समंतास, ठीक है। अब ये जो समंतास थे ये थे कौन? तो दीज वर द मेन हु मेंटेन्ड देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। तो ठीक है, ये जो समंतास थे ये भी एक बहुत प्रॉस्परस या यू कैन से बहुत एफ्लुएंट पीपल थे, बड़े ही अमीर लोग थे, ठीक है। और ये अपने आप को कैसे मेंटेन करते थे या यू कैन से अपने आप को कैसे सस्टेन करते थे? तो क्योंकि इनके पास लोकल रिसोर्सेज लाइक लैंड के ऊपर कंट्रोल था। और उस टाइम पे ऑब्वियसली लैंड के ऊपर कंट्रोल होना वाज लाइक सब कुछ आपके हाथ में होना, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर वाज मेन एंड वहाँ पे अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है तो डेफिनेटली आप तो सबसे रिच हुए ना। सो जो समंतास थे वो काफ़ी प्रॉस्परस थे, रिच थे, और बहुत सारे जो गुप्ता रूलर्स थे वो इन समंतास पे डिपेंड भी करते थे। किस चीज़ के लिए डिपेंड करते थे? तो बिकॉज दे ऑफर्ड होमेज, कि जो समंतास थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड था तो इसलिए वो क्या करते थे, वो घर के लिए जगहें दिया करते थे। उसके अलावा प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स, और उसके साथ साथ क्या करते थे ये समंता पीपल जो हैं मतलब राजा वगैरह थे गुप्ता एम्पायर के, उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे, उनको मतलब आर्मी भी दिया करते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सो मतलब वो कितने, आप देख सकते हैं कितनी पावर थी, कितनी इन्फ्लुएंस थी समंतास के हाथ में। एंड यस,
पावरफुल समंतास कुड इवन बिकम किंग्स, और कुछ समंतास तो इतने पावरफुल थे कि वो खुद भी राजा बन सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनके पास एक इतना वास्ट एरिया ऑफ लैंड है, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, उसके अलावा उनके पास इतने जो है मिलिट्री है, पावरफुल लोग हैं उनके पास उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली उनको क्या कमी है, वो भी राजा बन सकते हैं। तो यस, some powerful samantas could even become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordinates. कि फिर क्या होता था कि ऑब्वियसली अगर समंतास पावरफुल हो गए, समंतास किंग बन गए, तो डेफिनेटली जो बाकी रूलर्स रह गए जो थोड़े कंपैरेटिवली उनसे वीक हैं, तो वो तो उनके सबऑर्डिनेट्स बन जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम आपका साथ देंगे, आपकी मिनिस्ट्री का पार्ट बनेंगे, क्योंकि किंग तो एट द एंड समंता का बंदा बन जाएगा, है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज अबाउट समंतास, ठीक है, रोल ऑफ समंतास ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। सो आगे है कि हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, हर किसी एम्पायर की अपनी अपनी जो इंफॉर्मेशन है, इट हैज़ कम थ्रू सम सोर्सेस। तो वैसे ही गुप्ता एम्पायर जो है, इनकी जो भी हिस्ट्री रही है वो कहाँ से मिली है हमें, तो यस, इट हैज़ कम फ्रॉम लिटरेचर, वही जैसे जो टेक्स्ट होते हैं, उसके अलावा कॉइन्स, सिक्कों के थ्रू पता चली है, एंड देन थर्ड इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब की गई है जो कि आपकी हिस्ट्री को दर्शा रही है। सो एंड दिस इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडेड प्रशस्तीज, ठीक है। और इन इंस्क्रिप्शंस में एक चीज़ जो आती थी बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट वाज प्रशस्तीज। अब देखिए ये प्रशस्तीज थी क्या? It was composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets. तो प्रशस्तीज जो थी वो बेसिकली कौन लिखता था? तो पोएट्स लिखा करते थे। पोएट्स मतलब कवि लिखा करते थे प्रशस्तीज, और उस प्रशस्तीज में क्या होता था? राजा के बारे में तारीफ की जाती थी, ठीक है। वो अपने राजा को लाइक बहुत ज़्यादा ऑनर करते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे, एंड उनको अप्रिशिएट करते थे फॉर हिज डीड्स, ठीक है, कि जो भी राजा ने काम किया, ठीक है, या वो कितना अच्छा है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन या जो भी वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन थे वो सारे हमारे प्रशस्तीज में लिखे जाते थे, जो कि कवि लिखा करते थे। एंड मैनी अ टाइम्स जो ये कवि हुआ करते थे, ये राजा के ही कोर्ट में हुआ करते थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेज उनकी कर दिया करते थे थ्रू दीज प्रशस्तीज। सो while historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than the accounts that were literally true. अब देखिए जो ये प्रशस्तीज थी, मतलब जिसमें राजा की इतनी तारीफ की जाती थी कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उनका रूल बहुत अच्छा है, तो उस जो बेसिकली प्रशस्ति है उसको हिस्टोरियंस उसके थ्रू कहीं ना कहीं सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ करता था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, बट एक्चुअल में वो इन चीज़ों को सिर्फ एक पोएट्री के अकाउंट्स कहते हैं, बट एक्चुअल में वो कहते हैं कि ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इट इज़ ट्रू कि ऑब्वियसली अगर आप राजा के अंडर उस टाइम पर रह रहे हो तो यू हैव टू फ्लैटर दैट पर्टिकुलर पर्सन सो दैट वो मतलब आप उनके साथ एक बहुत ही म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ रह सको, ठीक है। एक फ्लैटरिंग का उस टाइम पर भी सिस्टम था और वो आज भी कहीं ना कहीं चलता ही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो ये प्रशस्तीज लिखी जाती थी ना, दीज वर ऑफन एक्सेगरेटेड, ठीक है, एग्जैजरेट की जाती थी चीज़ें राजा के बारे में कि चलो ठीक है उन्होंने जो डीड की है इज फाइन, बट उसको एक बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के बहुत अच्छा दिखाना, तो उससे वो पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो फ्लैटरिंग का एक टिंज है ना। तो इट वॉज काइंड ऑफ एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स। इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम इन पोएटिक अकाउंट्स को, इन प्रशस्तीज को यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू गेट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बट उसके अलावा वी कैन नॉट से दैट दीज वर एक्चुअली ट्रू, ठीक है। पूरा होल सारा सच नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली होंगी, थोड़ा ना जैसे नमक मिर्च मसाला जिसको बोलते हैं लगाने के लिए, बट एक्चुअल में इट वॉज नॉट कि पूरा सच होगा उन प्रशस्तीज में। सो अच्छा, एक प्रशस्तीज का आपका ऐसे में एग्जाम्पल भी दिया गया। सो इट इज़ द प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, ये नेम याद रखना, ये ना 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो 2022-23 का भी एग्जाम आया था उसमें भी ये 1 मार्कर में था,
कि हु रोट प्रयाग प्रशस्ति। सो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन का ही नेम है प्रयाग प्रशस्ति। इट वॉज कंपोज इन संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। बाय हरिसेना, वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने कंपोज की थी, तो हरिसेना ने कंपोज की थी, जो कि कोर्ट पोएट थे ऑफ समुद्रगुप्त। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर 1 मार्कर कि प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी लैंग्वेज क्या है, प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है, इलाहाबाद जो पिलर है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एंड किसने लिखी है? हरिसेना ने लिखी है। और हरिसेना थे कौन? तो ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट, इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ गुप्ता रूलर्स, इज द केस इन पॉइंट। तो वो यही कहते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना ने लिखी है अबाउट समुद्रगुप्त, क्योंकि वो कोर्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के, तो इट इज समहाउ कहीं ना कहीं इट इज नॉट कि वो फुली ट्रू है, ठीक है, पार्शली इट वुड बी ट्रू, बट एक फुली वो ट्रू हो ऐसा कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। सो विद दिस वी जस्ट एंड द टॉपिक ऑफ वी जस्ट एंड दिस टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें हमने चीफडम्स के बारे में भी डिस्कस किया, बहुत सारे चीफडम्स पढ़े, ठीक है, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, सातवाहनास, शाकास, ठीक है। उसके अलावा हमने कुशानास के बारे में डिस्कस किया, गुप्ता रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रशस्तीज वाला पॉइंट है, तो ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है। उसके अलावा जो ये चीज़ें हैं कि जो कुशानास है वो अपने आप को गॉड से काफ़ी हद तक एसोसिएट किया करते थे, रिलेट किया करते थे, अपने आप को गॉड लाइक बोलते थे, है ना, समझते थे। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट वॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सो विद दिस आई जस्ट एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।